तो हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक कंपनी के तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट अ कंपनी इज़, उसको डिफ़ाइन कर किया हमने, उसके कुछ यूनिक फीचर्स को समझा, शेयर्स के बारे में डिस्कशन किया, डिबेंचर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब फाइनली हम एक आखिरी इसके कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सिंपल टर्म्स में एक वर्किंग है जो कि हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के इक्विटी के सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इक्विटी के सेक्शन में हमारे पास सिंपल कुछ लाइन आइटम्स आ रहे होते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, और उन सब के आगे एक वैल्यू आ रही होती है। लेकिन वो वैल्यूज़ कहाँ से डिराइव होती हैं, किस तरह से कैलकुलेट होती हैं? वी कैलकुलेट दोज वैल्यूज़ यूजिंग द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा, अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या स्टेटमेंट है? तो होता ये है कि एक बिजनेस, एक कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आती हैं। कुछ स्टेटमेंट्स आप उसमें से पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं? इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट। इसके अलावा हमारे पास बिजनेस की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी आती है, जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। फिर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आती है, और फाइनली हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये चार स्टेटमेंट्स मिल के एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, और ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है वो सोली एक कंपनी के इक्विटी सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब एक कंपनी का जो इक्विटी सेक्शन है वो बनता किस तरह से, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, सवाल ये आता है। तो इक्विटी सेक्शन बनता है कुछ मल्टीपल रिजर्व्स से। तो दूसरा सवाल ये आता है कि यार रिजर्व क्या होते हैं, व्हाट इज़ अ रिजर्व? रिजर्व को फॉर द टाइम बिंग हम ये समझ सकते हैं कि रिजर्व एक तरह से सिंपली कुछ बॉक्सेस हैं जिसके अंदर हम पैसे रख सकते हैं, लेकिन उस बॉक्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, उसके अलावा वो किसी और फंक्शन के लिए शायद यूज़ नहीं हो सकते। अच्छा, तो ये बॉक्सेस ना दो टाइप के होते हैं। एक कहलाता है कैपिटल रिजर्व, और एक कहलाता है हमारा रेवेन्यू रिजर्व। अच्छा, कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व होता है वो बॉक्सेस हैं हमारे जहाँ पे हम नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ और नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ सिंपली बिजनेस जो भी अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, भाई लेट्स से कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ऑफ कोर्स भाई वो मैन्युफैक्चर करके गुड्स को सेल करती होगी, दैट इज़ देयर ट्रेडिंग बिजनेस, वो उनकी ट्रेड है। या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनकी ट्रेड ये है कि वो सर्विसेज देते हैं। अच्छा, तो नॉन ट्रेडिंग क्या होगा ऐसी सिचुएशंस के अंदर? तो नॉन ट्रेडिंग इनके लिए होगा क्या, इन्होंने शेयर्स इशू कर दिए। अच्छा, जब शेयर्स इशू किए तो हमने राइट्स इशू में पढ़ा कि यार कभी कभी शेयर्स अपनी पार वैल्यू से अबव पे इशू हो जाते हैं, तो जो एक्सेस अमाउंट है उसको हम शेयर प्रीमियम में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, नाउ दिस शेयर प्रीमियम इज़ नॉट एन इनकम फॉर द बिजनेस, इवन तो ये कैश है, ये कैश बिजनेस को मिल रहा है, लेकिन ये बिजनेस का की इनकम नहीं है, बल्कि ये बिजनेस का कैपिटल रिजर्व में रिकॉर्ड होगा अंडर द शेयर प्रीमियम रिजर्व। हमारा एक रिजर्व हो गया शेयर प्रीमियम। इसके अलावा क्या और कोई कैपिटल रिजर्व होता है? हमारे पास एक और कैपिटल रिजर्व होता है जिसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व का क्या पर्पज़ है? भाई रीवैल्यूएशन रिजर्व का सिंपल एक पर्पज़ है कि हमारे बिजनेस में जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी बुक वैल्यू के ऊपर वो हम लोग उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं, लेकिन पॉसिबल है कि मार्केट में जो एसेट की वैल्यू हो इट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द बुक वैल्यू। अच्छा, तो इन ऑर्डर टू क्लोज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड द बुक वैल्यू हम एसेट को हर कुछ अर्से बाद रीवैल्यू करते हैं। तो लेट से हमने कोई लैंड खरीदा था, अब वो लैंड लेट से $100,000 का खरीदा, वो कुछ अर्से बाद उसकी वैल्यू होगी $130,000। नाउ वी आर नॉट डिस्पोजिंग ऑफ दिस एसेट, हम इसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे, हम सिंपल इस एसेट को रीवैल्यू करके इसको इसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर देंगे। तो क्या होगा, $30,000 का एक तरीके से बिजनेस को गेन हो रहा है, बट दिस गेन इज़ नॉट अराइजिंग फ्रॉम द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, बल्कि ये गेन तो अभी रियलाइज़ भी नहीं हुआ है, हम लैंड कोई बेच थोड़ी रहे हैं अपना।
तो एक अनरियलाइज गेन को इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना डज नॉट मेक एनी सेंस। तो ये होगा कि हम अपनी इनकम को ओवर स्टेट कर देंगे, गलत बता देंगे। इट माइट बी गिविंग सम क्या कहते हैं रॉन्ग इंडिकेशंस टू द शेयर होल्डर्स। तो फिर क्या किया जाए, उसकी जगह हमने एक रीवैल्यूएशन रिजर्व बना लिया। अब जब भी एक एसेट रीवैल्यू हो जाएगा अपवर्ड्स, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम सिंपल एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लिया करेंगे कि लेट से लैंड था तो लैंड हमने कर दिया डेबिट, क्योंकि लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब इनकम स्टेटमेंट को तो क्रेडिट नहीं कर सकते, हम इनकम नहीं दिखा सकते, तो फिर हम सिंपल एक कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देते हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन रिजर्व, उसको हम क्रेडिट करवा देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारा लैंड भी रीवैल्यू हो जाएगा, एट द सेम टाइम हमारा प्रॉफिट ओवर स्टेट नहीं होगा। आई होप ये बात क्लियर हो रही है। मूव करते हैं अपने सेकेंड टाइप ऑफ रिजर्व्स के ऊपर, दैट इज़ द रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व वो हैं जो कि बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से पर्टेन करते हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से जो हमने कमाया उसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे भी हमारे पास टेबल्स में दो टाइप के रिजर्व्स हैं। क्या नाम है उनका, द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड जनरल रिजर्व एंड द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, पहले रिटेन्ड अर्निंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। भाई रिटेन्ड अर्निंग्स सिंपली होती क्या है, ये बिजनेस जो एक्चुअल में कमा रहा है अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी कंडक्ट करके, उसका सारा हिसाब किताब इवेंचुअली यहाँ पे आता है। यानी कि वट एवर प्रॉफिट द बिजनेस मेक्स इज इवेंचुअली ट्रांसफर टू द रिटेन्ड अर्निंग्स। वो रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर आके पार्क हो जाता है, वहाँ पे आके रिकॉर्ड हो जाता है हमारे पास। तो रिटेन्ड अर्निंग्स का पर्पज़ क्या है, टू रिकॉर्ड द प्रॉफिट। अगर लॉस है तो वो लॉस भी यहीं पे दिखाया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस आता है, तो डिविडेंड भी हम शेयर होल्डर्स को यहीं से पे करते हैं। तो इसका एक और फंक्शन है कि ये डिविडेंड भी पे करता है। ठीक है, फाइनली आखिरी रिजर्व रह गया हमारे पास, अ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का क्या पर्पज़ है, जनरल रिजर्व एक रेजिडुअल कैटेगरी का हमारा रिजर्व है। रेजिडुअल कैटेगरी सिंपल मतलब ये कि यार बिजनेस के कोई फ्यूचर में एक्सपेंशन के प्लान्स हैं, बिज़नेस अपने कोई नए प्लांट में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, कोई और कंपनी ख़रीदना चाह रहा है, फ्यूचर में बिज़नेस कोई बड़ा कैश का आउटफ्लो करने जा रहा है, तो बिज़नेस जनरल रिजर्व के अंदर इन पैसों को सिंपली सेव कर लेता है। तो जनरल रिजर्व में पैसा आएगा कहाँ से, ऑफकोर्स वहीं से आएगा जहाँ से बिज़नेस पैसा कमा के ला रहा है। तो बिज़नेस पैसा कमा के रिटेन अर्निंग्स में लाता है, और जब भी उसको कुछ पैसे सेव करने होते हैं, एक्सेस पैसा कहीं रखना होता है, तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है जनरल रिजर्व के अंदर। तो यहाँ पे पैसा कहाँ से आता है, इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा, हमने अपने रिजर्व्स तो डिस्कस कर लिए, थोड़ा सा एक फॉर्मेट भी देख लेते हैं दैट हाउ अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज़ एक्चुअली बिल्ड। एक्चुअली उसका फॉर्मेट क्या होता है, तो नीचे हम उसका एक फॉर्मेट अपने पास ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास इस तरह से फॉर्मेट होता है, और टॉप पे हमारे पास तमाम रिजर्व्स के नाम आते हैं। तो एक बिजनेस का कि इक्विटी सेक्शन किन किन चीज़ों से मिलके बन सकता है, तो सबसे पहले वी हैव द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है ओनर्स की, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है शेयर प्रीमियम। अगर कोई राइट्स इशू हुआ है तो वो राइट्स इशू एक्सेस पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर हमारे पास आता है द रीवैल्यूएशन रिजर्व। यहाँ पे हम अपने नॉन करेंट एसेट्स को रीवैल्यू करवा के इफ़ एनी गेन इज़ देयर तो वो रिकॉर्ड करते हैं, और अगर कोई लॉस है तो वो लॉस भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा वी हैव द जनरल रिजर्व। ये एक रेजिडुअल कैटेगरी का रिजर्व है हमारा। एंड फाइनली वी हैव द रिटेन्ड अर्निंग्स। तो टॉप पे हम इस तरह तमाम अपने रिजर्व्स के नाम लिखते हैं, और वी ऑलवेज स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस यानी कि साल के शुरू में क्या बैलेंस था। अच्छा,
साल के शुरू में वट एवर द बैलेंस इज, कुछ भी बैलेंस हो सकता है, फिर इसके अंदर किस किस किस्म की चेंजेस आ सकती हैं। भाई लेट्स से बिजनेस ने कोई राइट इशू किया है, तो भाई राइट इशू में क्या होगा, राइट इशू में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अंदर कुछ पैसे ऐड होंगे, शेयर प्रीमियम के अंदर भी ऑफ कोर्स कुछ पैसे ऐड होंगे इफ़ अ शेयर इज इशूड एट अ प्रीमियम। बाकी रिवैल्यूएशन रिजर्व पे देयर इज़ नो इम्पैक्ट, जनरल रिजर्व पे नो इम्पैक्ट, रिटेन अर्निंग्स के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, मान लेते हैं बिजनेस ने बोनस शेयर्स इशू किए हैं, बोनस शेयर्स में भी हमारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इंक्रीज करता है। अच्छा, यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र कहाँ से होगा, यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र होगा हमारे शेयर प्रीमियम से, तो हम शेयर प्रीमियम को सबसे पहले डिडक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं शेयर प्रीमियम से सारे पैसे हमने डिडक्ट कर लिए, बट स्टिल इट्स नॉट इनफ टू फंड ऑल ऑफ द बोनस शेयर्स, तो फिर कहाँ से पैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे, फिर हम सेकंड नंबर पे मूव करेंगे जनरल रिजर्व के ऊपर। अच्छा, जनरल रिजर्व पे भी लेट्स से देयर इज़ नो जनरल रिजर्व, या फिर जनरल रिजर्व में भी इनफ पैसे नहीं हैं, तो फिर हम फाइनली वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द रिटेन्ड अर्निंग्स। और लेट्स से अगर सवाल में सारे यूटिलाइज हो जाएं तो फिर आप रिवैल्यूएशन रिजर्व पे भी मूव कर जाओ, अदरवाइज रियलिस्टिकली स्पीकिंग शेयर प्रीमियम ही इनफ होता है इन ऑर्डर टू फंड ऑल ऑफ द बोनस शेयर्स। अच्छा, और क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर, हमारे पास डिविडेंड की पेमेंट आ जाती है। नाउ यू नीड टू मेक श्योर कि डिविडेंड जो है वो अनाउंस डिविडेंड ना हो। अनाउंस डिविडेंड का मतलब है अभी एक अनाउंसमेंट हुई है, इट्स नॉट कन्फर्म कि वो अभी पे हुआ हो। हाँ, फाइनल डिविडेंड लिखा हुआ आए या पेड डिविडेंड लिखा हुआ आए सवाल में, हाँ इन दैट केस हमें ये मेक श्योर हो जाता है दैट दिस डिविडेंड इज एक्चुअली बिन पेड, तो फिर आप उसको अपने रिटेन्ड अर्निंग्स में से रिड्यूस करवा लोगे, डिडक्ट करवा लोगे। बाकी डिविडेंड का किसी और रिजर्व के ऊपर देयर इज़ नो इम्पैक्ट। अच्छा, और क्या चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं, हमने राइट्स इशू कर दिया, बोनस इशू कर दिया, डिविडेंड दे दिया, एसेट की रीवैल्यूएशन हो सकती है। अगर रीवैल्यूएशन है सिंपली हमारा रीवैल्यूएशन का रिजर्व या तो इंक्रीज़ हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रीवैल्यूएशन रिजर्व में भी रखना है कि डिक्रीज़ की एक लिमिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर पहले से $10,000 थे और हमारा एसेट जो है वो अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा है बाय $12,000, 12,000 से वो अपनी वैल्यू लूज़ करता है, तो हम रीवैल्यूएशन रिजर्व में सिर्फ द अमाउंट दैट हैज़ बीन दैट वाज ऑलरेडी ओवर देयर, सिर्फ उतने अमाउंट से इस बैलेंस को रिड्यूस करवा सकते हैं। बाकी पैसा कहाँ से रिड्यूस कराएंगे, तो फिर जो रिमेनिंग पैसा है वो मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स में से रिड्यूस होगा, द रिमेनिंग $2,000। अच्छा, अगर इनफ है तो फिर पूरे के पूरे पैसे यहीं से रिड्यूस हो जाएंगे, बट अबाउट द इंक्रीज मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर ही रिकॉर्ड हो रहा होता है। अच्छा, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी जनरली एग्ज़ाम क्वेश्चंस के अंदर टेस्ट हो रही होती हैं। हाँ, एक और चीज़ भी टेस्ट हो जाती है, दैट इज़ द ट्रांसफ़र फ्रॉम द टू द जनरल रिजर्व। तो सिंपल जनरल रिजर्व का बैलेंस इंक्रीज़ कर जाएगा और रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस यहाँ पे डिक्रीज़ कर जाएगा। ये तमाम एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट करने के बाद सिंपली जो चीज़ें क्या कहते हैं इंक्रीज़ कर रही हैं उनको ऐड करा देंगे, जहाँ जहाँ डिक्रीज़ है उनको हम लेस करवा के इवेंचुअली एक क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। और यही क्लोजिंग बैलेंसेस जो हैं ये मेरे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं कि एट द लास्ट डेट ऑफ द ईयर, साल के आखिरी दिन, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में कितना पैसा था, शेयर प्रीमियम में कितना, रीवैल्यूएशन, जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर कितना कितना पैसा रखा हुआ था। आई होप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, तो होपफुली थिंग्स विल गेट मच बेटर देन।